हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल कृषि वैली। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर एट ग्लैंस का लेक्चर नंबर 3, जो कि हम स्टार्ट करेंगे वीट से। और जो प्रीवियस लेक्चर हैं वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसकी चैनल में प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी गई है, एग्रीकल्चर एट ग्लैंस आर के शर्मा इस नाम से प्लेलिस्ट है। आप वहाँ पे जाके प्रीवियस लेक्चर्स भी अटेंड कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे वीट के बारे में। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। तो स्टार्ट करते हैं वीट के बारे में। सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसका साइंटिफिक नेम और फैमिली। तो वीट का साइंटिफिक नेम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। तो ट्रिटिकम स्पीशीज़ यहाँ लिखा हुआ है बिकॉज इसके अंदर बहुत सारी स्पीशीज़ आते हैं, इसलिए हम इसको ट्रिटिकम स्पीशीज़ बोलते हैं। और अगेन ये पोएसी फैमिली का क्रॉप है, यानी सेम एज राइस। राइस भी जो था हमारा पैडी, वो भी पोएसी फैमिली को बिलोंग कर रहा था और ये भी इसी फैमिली का मेम्बर है। और राइस बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये सीरियल्स क्रॉप में काउंट होता है, जैसे राइस, वीट, ये हमारे सीरियल क्रॉप्स में काउंट होते हैं। और वीट की स्पेशलिटी ये है, इट इज़ रिफर्ड एज और इट इज़ ऑल्सो नोन एज किंग ऑफ सीरियल्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में कि किंग ऑफ सीरियल कौन है। तो अभी हम बात करेंगे किंग ऑफ सीरियल्स के बारे में, ठीक है। तो ये हमारा किंग ऑफ सीरियल कहलाता है। गेहूँ हमारा किंग ऑफ सीरियल है। क्वीन कौन है, क्वीन को जब हम पढ़ेंगे हम तब बात करेंगे। अभी हम किंग के बारे में पढ़ रहे हैं तो वी टॉक अबाउट किंग। तो वीट जो है, गेहूँ, ये हमारा किंग है। साइंटिफिक नेम ट्रिटिकम एस्टिवम, पोएसी फैमिली। इसके क्रोमोसोम की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के यहाँ पे क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। तो मेनली जो हम कंज्यूम करते हैं, हमारा जो कमर्शियल वीट है जो हम खाते हैं नॉर्मली, दैट इज़ हेक्साप्लॉइड। उसका क्रोमोसोम कितना है, 42 होता है, ठीक है। इसके अलावा मैक्सिकन वीट जो होता है, मैक्सिकन वीट भी अगेन हेक्साप्लॉइड है। इसका मैक्सिकन वीट का साइंटिफिक नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम। और ये जो हम सबसे ज़्यादा कॉमर्शियली खाते हैं दैट इज़ दिस मैक्सिकन वीट। हम सबसे ज़्यादा जो कंज्यूम कर रहे हैं मैक्सिकन वीट को ही कंज्यूम करते हैं। और मैक्सिकन वीट का साइंटिफिक नेम बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्योंकि हम सबसे ज़्यादा यही खाते हैं, तो उसका साइंटिफिक नेम तो याद रखना है, ट्रिटिकम एस्टिवम। क्रोमोसोम हेक्साप्लॉइड में आता है 42, ठीक है। फिर आता है ब्रेड वीट, जो हमारी ब्रेड बनती हैं वो भी वीट से बनती है। वो वाला जो वीट हो दैट इज़ ट्रिटिकम वुल्गेर और उसका क्रोमोसोम भी 42 है, यानी वो भी हेक्साप्लॉइड है। मैक्रोनी जो हम खाते हैं दैट इज़ ट्रिटिकम ड्यूरम। मैक्रोनी वीट का साइंटिफिक नेम ट्रिटिकम ड्यूरम होता है, उसका क्रोमोसोम 28 होता है। तो ये 42 नहीं है, ये हमारा क्या है 28 का मतलब है यहाँ पे क्रोमोसोम 28 है, इसको हम बोलेंगे टेट्राप्लॉइड। तो क्रोमोसोम जो होते हैं, अगर हम एक बार देख लें, वीट के जो क्रोमोसोम होते हैं, 3 तरह के क्रोमोसोम वीट में देखने को मिलते हैं। नंबर 1 इज सबसे छोटा होता है डिप्लॉइड का जो क्रोमोसोम है 2n = होता है 14। तो डिप्लॉइड होगा तो 14 होगा। सेकेंड कैटेगरी आती है टेट्राप्लॉइड क्रोमोसोम। टेट्राप्लॉइड क्रोमोसोम जो होता है उसमें 2n = 28 होता है। जैसा आप देख रहे हैं मैक्रोनी वीट जो है वो टेट्राप्लॉइड वीट है क्योंकि इसका क्रोमोसोम 28 है। और लास्ट जो कैटेगरी बनती है क्रोमोसोम के हिसाब से दैट इज हेक्साप्लॉइड, जो हम सबसे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, हेक्साप्लॉइड वीट। और उसका क्रोमोसोम आपको पता है, उसका क्रोमोसोम होता है 42, ठीक है। जैसे ट्रिटिकम एस्टिवम जो हमारा मैक्सिकन वीट है, ये हमारा 42 में आता है। और मैक्रोनी वीट हमारा आता है 28, इसका जो क्रोमोसोम है दैट इज़ टेट्राप्लॉइड। आगे आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इमर वीट का साइंटिफिक नेम क्या है। इमर वीट होता है ट्रिटिकम डाइकोकम और ये भी हमारा टेट्राप्लॉइड इन 28 होता है। इंडियन ड्वार्फ और क्लब वीट का साइंटिफिक नेम क्या है। तो इंडियन ड्वार्फ क्लब वीट का साइंटिफिक नेम है दैट इज ट्रिटिकम स्फीरोकोकम। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये यहाँ पे नाम अटैच्ड है इंडियन ड्वार्फ वीट। तो इंडिया में जो ड्वार्फ वीट है दैट इज ट्रिटिकम स्फीरोकोकम और ये क्रोमोसोम 28, यानी ये भी हमारा क्या है अगेन टेट्राप्लॉइड की कैटेगरी में आता है, जिसका क्रोमोसोम 28 यानी वो टेट्राप्लॉइड, ठीक है। 14 होगा तो डिप्लॉइड और 28 होगा तो हमारा टेट्राप्लॉइड, और अगर 42 होता है तो ये हमारा बनेगा हेक्साप्लॉइड वीट। ओके, 3 वीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाईएस्ट ग्रोन वीट स्पीशीज इन इंडिया। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, सबसे ज़्यादा इंडिया में जो ग्रो होता है दैट इज ट्रिटिकम एस्टिवम और इसी को हम क्या बोलते हैं, ये हमारा मैक्सिकन ड्वार्फ वीट है, दैट इज कॉल्ड मैक्सिकन ड्वार्फ वीट। क्रोमोसोम इसका क्या था, हेक्साप्लॉइड है, तो यानी इसका क्रोमोसोम 48 हो गया। सॉरी 48 नहीं 42, हेक्साप्लॉइड में 42 होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज फॉर सोइंग ऑफ व्हीट क्रॉप। गेहूं की बुआई के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो कितना होता है। अब गेहूं जैसे जो क्रॉप है हमारी रबी सीजन की क्रॉप है,
जाड़ों में सोइंग हो जाती है, रबी सीजन की सोइंग क्रॉप है, तो उसकी सोइंग का जो टाइम होता है उस टाइम पे जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है उस टाइम पे 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। इसकी सोइंग जनरली रबी के टाइम पे हो जाती है, यानी अक्टूबर टू नवंबर का जो टाइम होता है, लास्ट अक्टूबर से स्टार्टिंग ऑफ नवंबर का जो टाइम है, दैट इज़ फिक्स्ड फॉर सोइंग ऑफ वीट। और उस टाइम पे टेम्परेचर जो होता है दैट इज़ 20 to 25 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीट प्रोटीन इज कॉल्ड, गेहूं के प्रोटीन को क्या बोला जाता है? गेहूं के प्रोटीन को बोलते हैं ग्लूटीन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और परसेंटेज ऑफ प्रोटीन की बात करें तो किसमें प्रोटीन का कंटेंट कितना होता है? दैट इज़ 8 to 11%, और अप्रॉक्सीमेटली 12% भी बोल सकते हैं। अगर ऑप्शंस में 12% है दैट इज़ ओके, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। ओके, तो इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि गेहूं में जो प्रोटीन होता है उसको क्या बोलते हैं? दैट इज़ ग्लूटीन। कितना परसेंट होता है? 8 to 11%। अर्लियर हमने जो राइस में पढ़ा था, राइस में भी एक प्रोटीन हमने पढ़ा था, ओराइजिन होता है। अगर आपने नहीं देखी तो वीडियो देख लेना राइस की, उसमें हमने डिस्कस करा था ओराइजिन क्या होता है और कितना परसेंट उसमें पाया जाता है। तो ये था हमारा वीट का प्रोटीन ग्लूटीन, जो कि 8 to 11% पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आगे आता है हमारा इन्फ्लोरेसेंस के बारे में, कि गेहूं के फ्लावर पार्ट को या इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहा जाता है? दैट इज़ हेड, ईयर और स्पाइक। राइस में हमने पढ़ा था पैनिकल होता है, लेकिन गेहूं के केस में हम उस चीज़ को नाम दिया है हेड, ईयर या स्पाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमानेंट रूट्स ऑफ वीट अपेयर 20 to 22 डेज आफ्टर सोइंग। ठीक है, मतलब इतने दिन बाद जो रूट्स आ जाती हैं वो परमानेंट नेचर की होती है, उस रूट्स को हम क्या बोलते हैं? दैट रूट इज नोन एज क्राउन रूट्स। उन रूट्स को हम क्या बोलते हैं? क्राउन रूट्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा गेहूं है, तो यहाँ से नीचे सबसे पहले जो 20 से 21 डेज में जो रूट्स इनिशिएट होती हैं परमानेंट टाइप की, परमानेंट नेचर वाली, दैट इज नोन एज क्राउन रूट। और क्राउन रूट ही वो स्टेज होती है जब हम क्या करते हैं, गेहूं में, वीट में इरिगेशन स्टार्ट करते हैं। दैट इज मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन। तो इस स्टेज में हमको इरिगेशन लगाना होता है, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज। नेक्स्ट इज द शेलिंग परसेंटेज ऑफ वीट इज, गेहूं का शेलिंग परसेंटेज कितना होता है? गेहूं का शेलिंग परसेंटेज होता है 60%। नेक्स्ट है पर्लिंग इंडेक्स इन वीट इज मेजर बाय, तो पर्लिंग इंडेक्स क्या मेजर करता है? गेहूं के कर्नल्स की हार्डनेस को मेजर करता है, कि गेहूं में जो कर्नल्स होते हैं, जो नॉर्मली खाते हैं एडिबल पोर्शन कर्नल, उसकी हार्डनेस कैसी है? दैट इज मेजर बाय पर्लिंग इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फनेस इन वीट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यू मार्क इट वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गेहूं के जो ड्वार्फनेस होती है, ड्वार्फनेस यानी जो बोनापन होता है उसमें, वो किस जीन की वजह से आता है? तो गेहूं में जो इंपॉर्टेंट जीन है ड्वार्फनेस के लिए दैट इज नॉरिन। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे इसका पूरा नाम है नॉरिन 10, नॉरिन 10 इसको कहा जाता है। एक्चुअली ये नॉरिन 10 क्या है? जीन नहीं था, ये एक्चुअली की वैरायटी है, इट इज़ अ वैरायटी, और वी कैन से जापानीज़ वैरायटी है, ये जापानीज़ वैरायटी है। तो जापानीज़ वैरायटी को सबसे पहले आइसोलेट करा था डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग ने। ठीक है, तो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग थे जिन्होंने सबसे पहले इसको आइसोलेट करा था, नॉरिन 10 वैरायटी को, जापानीज़ वैरायटी इसको आइसोलेट करा था डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग ने। मैक्सिको में करा था इन्होंने कहाँ करा था? एट मेक्सिको। और किस साल करा था? इन्होंने करा था 1960, जब पहली यूनिवर्सिटी बन गई थी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 1960 में, उसी साल की बात है ये। तभी ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी, आगे चल के गेहूँ और बेसिकली राइस और वीट में बहुत ज़्यादा फेमस रही थी ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ये स्टार्टिंग थी ग्रीन रेवोल्यूशन की, कि ड्वार्फनेस जो था जीन गेहूँ में कहाँ से इंट्रोड्यूस्ड हुआ है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉरिन 10 पूछ लिया जाता है। और जो हमने राइस में पढ़ा था, राइस में कन्फ्यूज नहीं था, वहाँ था DG वोजन। ठीक है, जो बहुत बड़ा सा नाम है DG वोजन वो राइस के लिए होता है, और जो नॉरिन 10 छोटा सा नाम है वो गेहूं के लिए होता है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सोइंग डेप्थ ऑफ ड्वार्फ वीट इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन, ओके, ये बेसिकली कोलियोप्टाइल की जो लेंथ होती है उस पर निर्भर करता है कि हमें जो उसकी सोइंग डेप्थ है वो कितनी रखनी है। तो लेंथ ऑफ कोलियोप्टाइल पे निर्भर करता है। और अगर इन जनरल आपसे डेप्थ में ऑप्शंस दिए गए हों, कुछ डेप्थ लिखी गई हो, तो ऑप्टिमम जो डेप्थ होती है सोइंग डेप्थ अप टू 5 सेंटीमीटर इज़ द ऑप्टिमम सोइंग डेप्थ। ठीक है, तो गेहूं में जो ऑप्टिमम डेप्थ होती है वो 5 सेंटीमीटर की होती है, और डिपेंड करती है कि कोलियोप्टाइल की लेंथ कितनी है, इस पर भी निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिपल जीन ड्वार्फ वैरायटी ऑफ वीट
वर रिलीज डूरिंग। तो गेहूं की जो ट्रिपल जीन ड्वार्फ वेराइटीज़ हैं वो कब रिलीज़ हुई थी, किस साल पूछा गया है, यहाँ पे साल पूछा गया था, वो रिलीज़ हुई थी 1970 में रिलीज़ हुई थी। बहुत सारी ट्रिपल जीन ड्वार्फ वेराइटीज़ हैं गेहूं में, जैसे फॉर एग्जांपल शायद अभी आगे हम पढ़ेंगे, जैसे ज्वार ज्योति, हीरा, ये सब इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं जो कि ट्रिपल जीन वैरायटीज़ हैं और जो रिलीज़ हुई थी 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रो टू रो स्पेसिंग ऑफ वीट, वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेसिंग से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। गेहूं क्योंकि हमारा किंग ऑफ सीरियल है तो मेन क्रॉप है, मेजर क्रॉप है इंडिया की, तो यहाँ से सारे चांसेस हैं क्वेश्चन बनने के, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो रो टू रो स्पेसिंग की जो है बात की जाए तो गेहूं की जो रो टू रो स्पेसिंग होती है दैट इज़ 22.5 से 23 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन द सीड रेट ऑफ टाइमली सोन वीट, अगर हमने समय से बुआई करनी है तो सीड रेट कितना रखना होगा, तो सीड रेट हमारा नॉर्मली टाइमली सोइंग कंडीशन में, टाइमली सोइंग का मतलब जब हमको समय से लगाएंगे, समय कितना है अक्टूबर से नवंबर तक के बीच का समय हमारा ऑप्टिमम टाइम होता है। अगर उस टाइम पे हम गेहूं की बुआई कर रहे हैं तो हमारा जो सीड रेट रहने वाला है दैट इज 100 to 125 kg पर हेक्टेयर। लेकिन अगर लेट कर दिया, लेट हमारा कब तक होता है, लेट सोइंग का मतलब है अप टू दिसंबर। कुछ रीजन होते हैं जहाँ पे दिसंबर तक हम गेहूं को सो कर देते हैं, वो लेट सोइंग में काउंट होते हैं और उस टाइम पे हमारा जो सीड रेट है वो बढ़ जाता है। सीड रेट हमको ज़्यादा लगाना पड़ता है, दैट इज़ यहाँ पे 100 से 125 में ख़त्म हो रहा था, यहाँ पे 125 से शुरू होके 150 तक रहेगा। तो ये कंडीशन याद होनी चाहिए आपको, टाइमली सोन कंडीशन दे रखी है या लेट सोन कंडीशन है कि उसके हिसाब से सीड रेट अलग हो जाता है, थोड़ा सा वेरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल स्टेज ऑफ वीट, इरिगेशन के लिए पूछा गया है, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, CRI स्टेज नाम है इसका, शॉर्ट में CRI बोल देते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट इरिगेशन स्टेज है ये, क्रिटिकल स्टेज है, वैसे बहुत सारी होती हैं बट मोस्ट क्रिटिकल है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में मोस्ट लगा दिया है क्योंकि इरिगेशन की स्टेज तो गेहूं में बहुत सारी होती हैं, ठीक है। जैसे एक CRI स्टेज होती है, CRI के बाद टिलरिंग स्टेज आती है, बूटिंग, फ्लावरिंग, मिल्किंग, डोइंग, बहुत सारी स्टेज आती हैं कंटिन्यूएशन में, टोटल 6 स्टेज होती हैं, 5-6 स्टेजेस। लेकिन मोस्ट क्रिटिकल अगर पूछा जाए तो मोस्ट क्रिटिकल में CRI ही आएगा, यानी क्राउन रूट इनिशिएशन। और ये कितने टाइम बाद आ जाती है, अप्रॉक्सीमेटली 21 या फिर एवरेज बात करें तो 20 से 25 डेज आफ्टर सोइंग, गेहूं को लगाने के 20-25 दिन बाद, और अप्रॉक्सीमेटली ऑन एन एवरेज 21 काउंट होता है, 21 डेज में ये स्टेज आ जाती है क्राउन रूट इनिशिएशन की स्टेज। और क्राउन रूट इनिशिएशन से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये स्टेज को, जो CRI स्टेज होती है, इसको किसने डेवलप करा था, ये क्वेश्चन भी बन सकता है, हु डेवलप दिस स्टेज, क्वेश्चन मार्क। किसने डेवलप करी थी CRI स्टेज, तो CRI स्टेज को डेवलप करा था RL भारद्वाज ने, नोट डाउन, RL भारद्वाज ने CRI स्टेज डेवलप करी थी जो कि गेहूं की क्रिटिकल स्टेज है इरिगेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगल जीन ड्वार्फ वैरायटीज़ आर, तो गेहूं में जो सिंगल जीन ड्वार्फ वैरायटीज़ है उनके नाम बताने हैं। सिंगल जीन ड्वार्फ वैरायटीज़ में हमारी कौन कौन सी वैरायटीज़ आती हैं, बहुत फेमस है सोनालिका, UP 262, WL 711 एंड गिरजा। इन सारी वैरायटीज़ में से जो सोनालिका है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सोनालिका के चांसेस ज़्यादा हैं पूछे जाने के लिए। सोनालिका इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वैरायटीज़ अमंग द सिंगल जीन ड्वार्फ वैरायटीज़ ऑफ द वीट, ओके। और जो सोनालिका है इसके बारे में एक और इन्फॉर्मेशन नोट कर लेना कि जो सोनालिका वैरायटी है जो कि सिंगल जीन ड्वार्फ वैरायटीज़ में काउंट होती है, इसका जो डेवलप करा है, इसको कैसे डेवलप करा था, इसके जो मेन पेरेंट्स हैं दैट इज़ HD 1553 क्रॉस विद RR 21, ओके। ये इसके पेरेंट हैं, ये इसका क्रॉस से निकल कर आए हैं, ठीक है। तो वैसे इतना क्रॉस अगर आपको हायर स्टडीज़ करनी है, कोई MSc एंट्रेंस है तो वहाँ पे ये काम आ सकता है, बट अदरवाइज सोनालिका याद रखना बहुत है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पूछा गया है डबल जीन ड्वार्फ वैरायटीज़। तो डबल जीन ड्वार्फ वैरायटीज़ में हमारे इंपॉर्टेंट आती हैं कल्याण सोना, याद रखना सोनालिका सिंगल जीन में आती है और डबल जीन में कल्याण सोना। UP 215 अर्जुन इंपॉर्टेंट है, प्रताप और जनक, ये इंपॉर्टेंट वैरायटी हैं हमारी डबल जीन के अंदर, ठीक है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी कल्याण सोना एंड अर्जुन। इसके अलावा और भी सारी वैरायटीज़ आती हैं, जैसे इसमें हमारी आती है एक सोनारा 64 जो बहुत फेमस है, जहाँ मेंशन नहीं है उसको नोट डाउन करो। सोनारा 64 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी है डबल जीन ड्वार्फ में। सोनारा 64 ये भी हमारी डबल जीन के अंदर ही आती है।
इसके बाद नेक्स्ट पूछा गया है क्वेश्चन ट्रिपल जीन ड्वार्फ वैरायटीज़ बताओ। तो ट्रिपल जीन ड्वार्फ वैरायटीज़ में हमको जो यूपी की वाली वैरायटी है ये तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जो बाकी नेम वाली वैरायटीज़ हैं इनके चांसेस ज़्यादा हैं, तो नेम वाली वैरायटीज़ ही याद करने हैं। तो ये हमारी ज्वार, ज्योति, हीरा, मोती, संगम, ठीक है ना, सारे नाम ही याद करने हैं, ज्वार, ज्योति, हीरा, मोती, संगम, ये सब क्या है, ट्रिपल जीन ड्वार्फ वैरायटीज़ हैं। और ट्रिपल जीन ड्वार्फ वैरायटीज़ कब डेवलप हुई थी इन द ईयर, अभी हमने साल पढ़ा था 1970 हमने पढ़ा था, 1970 में ट्रिपल जीन ड्वार्फ वैरायटीज़ रिलीज़ हुई थी, ठीक है। तो ज्वार, ज्योति, हीरा, मोती, संगम ये हमारी इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं। इसके अलावा एक वैरायटी और है यहाँ पे मेंशन नहीं है, ज्वार, ज्योति, हीरा, मोती, संगम। इसके अलावा एक वैरायटी आती है लाल बादशाह, लाल बादशाह करके, लाल बादशाह भी एक इम्पॉर्टेंट वैरायटी है, गेहूं की वैरायटी है, वो भी ट्रिपल जीन ड्वार्फ में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैरायटी बेस्ट सूटेड फॉर सोइंग रेन फेड एरिया। रेन फेड एरियाज़ जो होते हैं, जो बेसिकली रेनफॉल पे डिपेंड करते हैं, उन एरियाज़ में मेनली सूखा थोड़ा रहता है, कंपैरेटिवली वहाँ पे रेनफॉल थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी स्टिल जो इरीगेशन फैसिलिटी है एज सच नहीं होती। तो उन एरियाज़ के लिए हमें कोई वैरायटी सजेस्ट करनी तो कौन सी होनी चाहिए, दैट इज़ C306। ये इंपॉर्टेंट वैरायटी है, ये नाम वाली वैरायटी नहीं है पर ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत सारे कम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है और बहुत कन्फ्यूजिंग वैरायटी है। C306 इंपॉर्टेंट है, सुजाता, शेरा, मुक्ता इंपॉर्टेंट है, बट C306 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी, मार्क दैट। नेक्स्ट है मैक्रोनी वीट की वैरायटीज़। तो मैक्रोनी अभी हमने पढ़ा था ऊपर, मैक्रोनी वीट का साइंटिफिक नेम याद होगा आप सबको, मैक्रोनी वीट का साइंटिफिक नेम हमने क्या पढ़ा था, तो मैक्रोनी वीट का साइंटिफिक हमने पढ़ा ट्रिटिकम ड्यूरम, याद रखना, ट्रिटिकम ड्यूरम हमने इसका साइंटिफिक नेम पढ़ा था मैक्रोनी वीट का ऊपर। क्रोमोसोम नंबर में हमने क्या देखा था, जो मैक्सिकन वीट होता है, सॉरी जो मैक्रोनी वीट है ट्रिटिकम ड्यूरम, ये हमारा टेट्राप्लॉइड यानी क्रोमोसोम 28 के अंदर आता है। ओके, इतना हमने पढ़ लिया है। इसकी वैरायटीज़ के नाम देख लेते हैं। इसकी वैरायटीज़ में आती है इंपॉर्टेंट जयराज, मेघदूत, मालविका, HD4530, ठीक है। तो इसमें से इंपॉर्टेंट जो नेम वाली वैरायटीज़ हैं दे ऑल आर इंपॉर्टेंट, जयराज, मेघदूत, मालविका, ये सब हमारी मैक्रोनी टाइप्स ऑफ वैरायटीज़ में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोथ ब्लाइट एंड रस्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज़ आर। तो गेहूं में बेसिकली दो बीमारी लगती हैं, डिसीज़ हैं, ब्लाइट एंड रस्ट, इनके लिए रेजिस्टेंट वैरायटीज़ कौन सी हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। UP2425, PBW 273, WH291, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बार में याद नहीं होंगी ईजिली, इनको बार बार रिपीट करेंगे तो एक दिन जाके ज़रूर याद ही हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ ड्यूरिंग ग्रीन रेवोल्यूशन। तो हम सबको पता है ग्रीन रेवोल्यूशन आया था 1960 के बाद का जो टाइम था, 1965 तक का जो टाइम था, उस बीच में उस टाइम तक ग्रीन रेवोल्यूशन चल रहा था, जिसमें गेहूं और जो धान होती है उसकी वैरायटीज़ रिलीज़ हुई थी बहुत सारी, और जो गेहूं था स्पेशली उसमें तो ड्वार्फ वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा रिलीज़ हुई थी। तो इस टाइम पे मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी जो है ग्रीन रेवोल्यूशन की दैट इज़ HD2329, ठीक है, इसको ऐसे याद कर लो, HD2329, इट इज़ वेरी सिंपल टू लर्न। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंक एंड सल्फेट डिफिशिएंसी इन वीट फील्ड रिपोर्टेड इन, ये पंजाब में रिपोर्ट हुआ है, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है मोस्ट सुटेबल क्रॉपिंग सिस्टम ऑफ वीट क्रॉप। तो सबको पता है वीट क्रॉप में मिक्स क्रॉपिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, यू मार्क्ड इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछा क्या है कि ऑब्जेक्शनेबल वीड ऑफ वीट, गेहूं का ऑब्जेक्शनेबल वीड कौन सा है। वीड सबको पता है, वीड जो होते हैं अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, खरपतवार बोलते हैं जिसको हिंदी में। तो गेहूं के केस में सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल वीड जो लगता है वो कौन सा लगता है। ऑब्जेक्शनेबल वीड यहाँ पे एक ही होता है गेहूं में, दैट इज़ कन्वोल्वुलस अर्वेंसिस। ओके, कन्वोल्वुलस अर्वेंसिस के बारे में कुछ और पॉइंट्स जान लेते हैं। कन्वोल्वुलस अर्वेंसिस को कॉमनली हम क्या बोलते हैं, इसको हम हिंदी में अगर पूछा जाए तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं हिरनखुरी। इसका हिंदी नाम है हिरनखुरी, KHURI, हिरनखुरी, तो उसको हिंदी में बोलते हैं। पहले इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कन्वोल्वुलस अर्वेंसिस का इंग्लिश नेम क्या है, दैट इज़, इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे फील्ड बाइंड वीड। कैसा वीड, फील्ड बाइंड वीड या फिर हिरनखुरी बोलते हैं। कन्वोल्वुलस अर्वेंसिस और फैमिली की कन्वोल्वुलेसी है। गेहूं में लगता है तो ये कैसा वीड होगा, सीज़न बताया जाए तो उसका रबी सीज़न का वीड है ये 3 पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हो गए, ठीक है। तो कन्वोल्वुलस अर्वेंसिस इज द ऑब्जेक्शनेबल वीड ऑफ वीट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये,
नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि एसोसिएटेड वीड्स बताओ, गेहूं में कौन कौन से वीड जो हैं एसोसिएट होते हैं, लगते हैं उसके साथ में। दैट इज़ फर्स्ट वन है फ्लैरिस माइनर, इंपॉर्टेंट है फ्लैरिस माइनर। इसको कॉमनली हम क्या बोलते हैं, इसको वैसे तो इंग्लिश में इसको कैरेट ग्रास बोलते हैं, नॉट कैरेट ग्रास, सॉरी, कैनरी ग्रास। फ्लैरिस माइनर को बोलते हैं कैनरी ग्रास, कैनरी ग्रास बोलते हैं इसको। और कॉमनली इसको बोलते हैं गेहूं का मामा, ठीक है, गुली डंडा भी बोलते हैं इसको फ्लैरिस माइनर को। उसके बाद आता है एविना फटुआ, एविना फटुआ को हम बोलते हैं वाइल्ड ओट, ठीक है, वाइल्ड ओट नाम से जानी जाती है। और चिनोपोडियम अल्बम, ये तो हम खाते हैं नॉर्मल जाड़ों में, वैसे वीड है ये, पर इसको हम बोलते हैं हिंदी में बथुआ बोलते हैं इसको, ठीक है, बथुआ नाम से जाना जाता है, बहुत फेमस है बथुआ। चिनोपोडियम अल्बम रबी सीजन के वीड हैं ये सारे के सारे, ओके। और ऊपर हमने जो पढ़ा था ऑब्जेक्शनेबल वीड, वो भी रबी सीजन का वीड था। नेक्स्ट, अब वीड्स के बारे में पढ़ लिया, वीड्स को खत्म करने के लिए हम हर्बिसाइड देख लेते हैं। कॉमन हर्बिसाइड यूज टू कंट्रोल वीड्स, तो गेहूं में सबसे ज़्यादा कॉमनली जो हर्बिसाइड यूज़ होता है दैट इज़ 2,4-D। और ये क्यों यूज़ होता है, बेसिकली जो 2,4-D होता है ये हमारे जो ब्रॉड लीव वीड्स होते हैं ना, ब्रॉड लीव्स समझते हैं, ब्रॉड लीव्स का मतलब इस तरह के जो पत्ते होते हैं ब्रॉड लीव्स, इस तरह के वीड्स को कंट्रोल करने के लिए लिया जाता है 2,4-D। नेक्स्ट, इनिशियल डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्लैरिस माइनर। फ्लैरिस माइनर और गेहूं एकदम सेम दिखते हैं, पर इनको अलग, इनमें कुछ तो अलग होता है, तो इनको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, इनको किस तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो फ्लैरिस माइनर जो होता है इट हैज़ बेसल नोड ऑफ पिंक अप टू 50 डेज। तो अगर हम इसको जड़ से उखाड़ दें तो हम देखेंगे इसका जो रूट्स होती हैं वो पिंकिश, उसमें पिंक कलर का नोड फॉर्मेशन होता है। तो पिंक कलर की नोड्स हमारे फ्लैरिस माइनर में देखने को मिलेंगी। अगर हम कंपेयर करें नॉर्मल क्रॉप वीट को, तो वीट में इस तरह का पिंक नोड्यूल्स फॉर्मेशन नहीं होता, पिंक कलर फॉर्म नहीं होता है गेहूं में, लेकिन फ्लैरिस माइनर में होता है। तो अगर आपको अपने फील्ड में पता करना है कि आपका वीट क्रॉप में फ्लैरिस माइनर है या वीट भी दिखने में ऊपर से दोनों एक जैसे लगेंगे, तो आपको अप्रूट करके देखना पड़ेगा, उनको जड़ से उखाड़ना होगा, जो दोनों की जड़ों को चेक करना पड़ेगा, वहाँ पिंक कलर प्रेजेंट है तो फ्लैरिस माइनर है, पिंक कलर नहीं है तो आपका गेहूँ है। तो गेहूँ हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट क्रॉप में दैट इज़ मेज़। और मेज़ के बारे में मैंने आपको एक बार बता दूं, अभी हमने जो पढ़ा गेहूं वो था हमारा सीरियल का राजा यानी किंग ऑफ सीरियल, और ये हमारी है ये है हमारी क्वीन, रानी है। मक्का क्या होता है, दैट इज़ कॉल्ड क्वीन ऑफ सीरियल्स, ये हमारी सीरियल्स की रानी है मक्का। देखने में अगर आपने इसका प्लांट देखा होगा तो दिखने में भी थोड़ी सी प्रिटी सी लगती है, जस्ट लाइक अ क्वीन टाइप्स। तो अब नेक्स्ट इसके बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन वही है, बोटानिकल नेम, साइंटिफिक नेम क्या है इसका, जी मेज, ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट है जी मेज। और फैमिली इसकी क्या होगी, तो ये अगेन पोएसी फैमिली को बिलोंग करता है। उसके बाद इसको क्वीन ऑफ सीरियल बोलते हैं, देखो यहाँ पे तो लिखा है लेकिन गेहूं में लिखा नहीं था कि वो किंग है, तो वहाँ पे आप नोट कर लेना। उसके बाद इसमें भी प्रोटीन पाया जाता है, देखो सीरियल्स में प्रोटीन बहुत कम होता है, उनके जो भी नाम होते हैं वो बहुत स्पेशल होते हैं। जैसे जितने हमारे सीरियल्स हैं मेनली उनमें सबसे ज़्यादा क्या देखा जाता है, न्यूट्रिटिव वैल्यू अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा में कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च यही प्रेजेंट होता है, प्रोटीन बहुत कम होता है। लेकिन फिर प्रोटीन में स्पेशलिटी होती है क्योंकि नाम अलग अलग होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल राइस में ओराइजन पढ़ा था, और वीट में हमने पढ़ा था, वीट का जो नाम था दैट इज़ ग्लूटीन। अब मेज़ का जो प्रोटीन है वो भी स्पेशल है, दैट इज़ जीन, और ये कितना परसेंट पाया जाता है, तो मेनली जो गेहूं में मक्के में जो प्रोटीन होता है जीन, ये हमारा होता है 8 से 10%, ठीक है, 8 से 10% ही हमारा ये जीन पाया जाता है। इसके अलावा मक्के में जो ऑयल भी पाया जाता है दैट इज़ 4 to 5%, ज़्यादा नहीं होता, 4 to 5% होता है। वैसे मक्के में ऑयल का कोई इतना ज़्यादा खास पूछता नहीं है कोई, मेनली प्रोटीन का ही पूछता है, ठीक है। तो मेन आपको प्रोटीन याद रखना है, मेनली प्रोटीन को जीन बोलते हैं, जो कि 8 से 10% पाया जाता है। नेक्स्ट है मोस्ट वाइडली ग्रोन मेज स्पीशीज़ इन इंडिया। अब इंडिया में जो है, अब जैसे हमने गेहूं पढ़ते, गेहूं के क्रोमोसोम के हिसाब से अलग अलग टाइप्स थे, वैसे ही हमारे जो मेज है वो भी बहुत ब्रॉड क्रॉप है, इसमें भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। लेकिन इंडिया में जो सबसे ज़्यादा ग्रो होता है दैट इज़ फ्लिंट कॉर्न। फ्लिंट कॉर्न का साइंटिफिक नेम होता है जी मेज इंड्यूरेट। जी मेज इंड्यूरेट इज़ अ साइंटिफिक नेम ऑफ फ्लिंट कॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीडिंग स्टेट ऑफ रबी मेज। रबी मेज में कौन लीड कर रहा है, तो रबी मेज जो है वो बेसिकली ग्रो नहीं होता, मेज़ जो है वो बेसिकली ग्रो होता है एज अ खरीफ क्रॉप, खरीफ सीजन का ही क्रॉप है मेज़। लेकिन रबी मेज़ जो ग्रो होता है ये कहाँ पे होता है, ये हमारा ग्रो होता है बिहार में, याद रखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पूछा गया है कि मेज़ वैरायटी वाइडली ग्रोन इन यूएसए में सबसे ज़्यादा कौन सा मेज़ ग्रो होता है, तो वो होता है डेंट कॉर्न, ठीक है। डिफरेंट टाइप के कॉर्न्स होते हैं, जैसे फ्लिंट कॉर्न तो हमारी इंडिया में ग्रो होता है,
फ्लिंट कॉर्न कहाँ ग्रो हो रहा है? इंडिया में, जी मेज इंड्यूरेट। और यूएसए में जो ग्रो होता है वो मेन होता है डेंट कॉर्न। डेंट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो शेप होता है ना वो दांत के आकार का होता है, जैसे हमारा दांत होता है ना, कुछ इस टाइप का ही इसका शेप है, दांत जैसा, तो डेंट बोलते हैं इसको, डेंट कॉर्न। साइंटिफिक नेम में डेंट से डेंटा याद रखना, इंडेंटा, जी मेज इंडेंटा। तो मेनली आपको इंडिया और यूएसए में याद रखना है कौन कौन सा ग्रो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्वीटेस्ट मेज इज, सबसे मीठा स्वीटेस्ट जो होता है वो होता है स्वीट कॉर्न, इसका साइंटिफिक नेम जी मेज सेकेराटा होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि मेज स्पीशीज प्रोड्यूस स्टार्च सिमिलर टू टैपियोका, इसका जो स्टार्च होता है वो टैपियोका आपको पता है, जो आप इसको कसावा भी बोलते हैं, और आपको पता होगा ये क्या होता है कसावा, जो आप व्रत में खाते हैं ना, साबूदाना वाइट कलर का, वही होता है टैपियोका। तो उसका जो स्टार्च होता है मक्के का वो टैपियोका के समान होता है, और उसको क्या बोल देंगे, उसको बोलते हैं वैक्सीकॉर्न बोलते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम जी मेज सेरिटीना होता है। नेक्स्ट है इसका सीड रेट फॉर हाइब्रिड मेज। अगर मक्का हमारा हाइब्रिड है तो हाइब्रिड मेज की सोइंग के लिए सीड रेट कितना होना चाहिए? हाइब्रिड के लिए सीड रेट 20 से 25 होता है, 20 से 25 kg प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट है सीड रेट फॉर कंपोजिट मेज। अब हर टाइप के पर्पस के हिसाब से हमारा सीड रेट वेरी करेगा, कंपोजिट का कम हो जाएगा, कंपोजिट के केस में 15 से 20 हो जाता है। हाइब्रिड का 20 से 25 होता है, याद रखना हाइब्रिड के केस में होता है ज़्यादा, और कंपोजिट के केस में कम हो जाता है। कंपोजिट सीड का होता है 15 से 20 कंपोजिट, 20 से 25 हाइब्रिड, ऐसे याद करो सीरियल वाइज। फिर पूछा गया है फर्स्ट मेज़ हाइब्रिड रिलीज इन इंडिया। भारत में सबसे पहले जो मेज़ हाइब्रिड रिलीज़ हुई थी वो 1961 में हुई थी, वो कौन सी थी? अभी हम आगे नाम पढ़ेंगे, गंगा 1, 2, 3 ऐसे सीरियल में नाम है उनके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगल क्रॉस टेक्नोलॉजी इन मेज वॉज गिवन बाय। मक्के की जो सिंगल क्रॉस टेक्नोलॉजी थी वो किसने स्टार्ट करी थी? वो स्टार्ट हुई थी 1910 में, 2 साइंटिस्ट थे, ईस्ट एंड शुल ने स्टार्ट करी थी। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है। सिंगल जीन क्रॉस टेक्नोलॉजी के बाद मक्के में डबल क्रॉस टेक्निक का भी इन्वेंशन हुआ था, और ये हुआ था 1920 में DF जोन्स के द्वारा। देखो 10 साल बाद ही इन्वेंट हो गई थी। 1910 की बात करें तो 1910 में सिंगल जीन टेक्नोलॉजी आई थी, और उसके ठीक 10 साल बाद आगे 1920 में डबल क्रॉस वाली टेक्नोलॉजी आ गई थी। सिंगल वाली को डेवलप करने में 2 लोग लगे थे, ईस्ट एंड शुल, और जो डबल वाली थी उसको एक ही इंसान ने डेवलप करा था, जोन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्डर क्रॉप मेज वैराइटीज़ आर। मेज जो होता है वो हमारा मेन क्रॉप तो होता ही है, पर इसको हम फॉर्डर के पर्पस के हिसाब से भी ग्रो करते हैं, यानी अपने लाइफ स्टॉक के लिए भी ग्रो करते हैं। तो फॉर्डर पर्पस के हिसाब से जो जब ग्रो करते हैं तो उसकी इंपॉर्टेंट वैराइटीज़, 2 ही इंपॉर्टेंट वैराइटीज़ हैं। एक है हमारी अफ्रीकन टॉल, दूसरा है हमारा J1006। इंपॉर्टेंट है J106 नहीं, पर हमारा अफ्रीकन टॉल बहुत ही बार पूछा गया है एग्जाम्स में। अफ्रीकन टॉल किसकी वैरायटी है और किस टाइप की वैरायटी है? तो याद रखना फॉर्डर मेज की वैरायटी है अफ्रीकन टॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉपकॉर्न मेज वैराइटीज आर। तो पॉपकॉर्न की वैराइटीज़ पूछी गई है। सबसे पहले तो पॉपकॉर्न का साइंटिफिक नेम पता कर लेते हैं, इसका साइंटिफिक नेम क्या है। तो उसका साइंटिफिक नेम क्या होगा? जी मेज, और पॉपकॉर्न का साइंटिफिक नेम में लग जाएगा इवर्टा, EVERT, इवर्टा। तो ये इसका साइंटिफिक नेम होता है पॉपकॉर्न का, जी मेज इवर्टा, ओके। इसकी वैराइटीज़ पूछी हैं, तो इसकी वैराइटीज़ में इंपॉर्टेंट वैराइटीज़ है अंबर पॉप, VL अंबर पॉप, पर्ल पॉप कॉर्न, ठीक है। इसके नाम में ही पॉप आ रहा है तो समझ जाओगे, यहाँ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। पर इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका साइंटिफिक नेम होता है जी मेज एवर्टा। नेक्स्ट है QPM का क्या होता है? क्वालिटी प्रोटीन मेज वैराइटीज़ रिलीज्ड बाय यूजिंग विच जीन। तो होता क्या है कि मक्के में जो प्रोटीन होता है वो कम होता है, उसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए अभी हमने देखा था प्रोटीन कितना होता है मक्के में, अब अराउंड 8 से 10% प्रोटीन पाया जाता है मक्के में, जिसको बोलते हैं जीन। ये कम होता है, इसकी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए हमने क्या करा था? क्वालिटी प्रोटीन मेज को डेवलप करा गया था, ठीक है। हमने नहीं, मतलब साइंटिस्ट ने डेवलप करा था, ठीक है। उसमें जो इम्पोर्टेंट जीन्स उन्होंने यूज़ करे थे दैट इज़ OPECA2 जीन। तो OPECA2 जीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे पूछ लिया जाता है। OPEC2 जीन से क्वेश्चन आ जाता है कि क्वालिटी प्रोटीन, ये जिसको हम शॉर्ट में QPM बोलते हैं, तो QPM बनाने के लिए 2 कौन से जीन्स जो यूज़ हुए थे? तो दैट आंसर इज़ OPEC2 जीन, ठीक है।
QPM की अगर बात कर रहे हैं तो QPM जो मतलब ये वीट जो है QPM, ये किस साइंटिस्ट ने डेवलप करा था? द साइंटिस्ट वो सुरिंदर वसल। ओके, इंडियन साइंटिस्ट आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ वाई सुरिंदर वसल का नाम आपको याद होना चाहिए, सुरिंदर वसल। ओके, सुरिंदर वसल ने QPM यानी क्वालिटी प्रोटीन मेज को डेवलप करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है QPM की वैरायटीज़ पूछ ली गई हैं। देखो पहले क्वेश्चन में जो तो पूछा गया था वो क्या था, पहले ऊपर वाले में पूछा गया था जीन्स बताने थे कि कौन से जीन यहाँ पे यूज़ करके वैरायटीज़ बनाई है, तो जीन का नाम तो OPEC2 जीन। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में वैरायटीज़ के नाम पूछा है, तो वैरायटीज़ में आती है शक्ति, शक्तिमान 1, 2 एंड HQPM। ये सारी वैरायटीज़ जो है QPM टाइप ऑफ मेज़ के अंदर आती हैं। नेक्स्ट आता है हाइब्रिड मेज़ की वैरायटीज़। तो अभी हमने ऊपर पॉइंट पढ़ा था कि हाइब्रिड मेज़ सबसे पहले कब किस साल डेवलप हो रहा था हाइब्रिड मेज़ की वैरायटीज़। तो अब हम उनके नाम जानेंगे कि वो हाइब्रिड मेज़ की वैरायटीज़ में कौन कौन सी वैरायटीज़ आती हैं। तो यहाँ पे हमारी जो इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं दैट इज़ गंगा 1, 3, 5, 101, गंगा सफ़ेद 2, रंजीत एंड गंगा 4। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाइब्रिड वैरायटीज़ हैं ये सब के सब, और हाइब्रिड वैरायटीज़ से क्वेश्चंस बहुत बार बन जाते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट है हमारा कंपोजिट वैरायटीज़। तो कंपोजिट वैरायटीज़ में जो एग्जांपल्स आते हैं वो आते हैं हमारा ज्वार। अभी हमने वो ज्वार जो था ऊपर गेहूं में भी देखा था ज्वार है, ठीक है। इसके अलावा वीट के मेज़ की बात कर रहे हैं हम, तो ज्वार के साथ विक्रम, कृष्ण, अंबर, सोना एंड विजय, दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर इरीगेशन इज़ मेज़। मक्के में सबसे ज़्यादा जो क्रिटिकल स्टेज होती है इरीगेशन की वो क्या होती है, दैट इज़ सिल्किंग स्टेज। मोस्ट क्रिटिकल पूछा जाएगा तो सिल्किंग स्टेज होती है, वरना जो मॉइस्चर जो जो इरीगेशन रिक्वायरमेंट होती है वो टेस्लिंग टू सिल्किंग दोनों ही स्टेज में बराबर होती है। तो लेकिन मोस्ट क्रिटिकल पूछा जाए तो सिल्किंग स्टेज इज़ बेस्ट, ठीक है। वैसे तो बिटवीन टेस्लिंग, जो टेस्लिंग स्टेज आती है, टेस्लिंग से लेकर सिल्किंग तक की जो स्टेज होती है बीच की स्टेज, दैट इज़ वेरी क्रिटिकल, ठीक है। इतनी बीच की स्टेज जो होती है क्रिटिकल होती है, और सबसे ज़्यादा मोस्ट क्रिटिकल सिल्किंग होती है। टेस्लिंग में आपको पता है टेस्लिंग में जो मेल पार्ट होते हैं वो डेवलप होते हैं, और सिल्किंग में जो फीमेल पार्ट होता है वो डेवलप होता है। क्योंकि मेज़ एक तरह का कैसा प्लांट है, यहाँ पे मेंशन नहीं है बट यू नोट डाउन, मेज़ एक तरह का मोनोइशियस प्लांट होता है। मोनोइशियस प्लांट है, मोनोइशियस का मतलब कि एक ही प्लांट में यहाँ पे मेल भी डेवलप होगा और एक ही प्लांट में अलग दूसरी लोकेशन पे फीमेल डेवलप होगी। एक ही प्लांट में अलग अलग लोकेशंस में अगर मेल फीमेल डेवलप हो रहे हैं, उस प्लांट को हमने नाम दिया मोनोइशियस। मेल डेवलप होने को बोलेंगे टेस्लिंग, फीमेल के डेवलप होने को बोलेंगे सिल्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेज क्रॉप लीव्स शो रेड एंड पर्पल कलर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है कि मेज के जो पत्ते होते हैं उस तरह से होते हैं लंबे लंबे, उनके पत्तों में अगर रेड और पर्पल कलर फॉर्मेशन हो रहा है, नॉर्मली तो पत्ता ग्रीन होगा, लेकिन अगर रेड और पर्पल कलर बन जा रहा है तो उसका मतलब उसमें किस चीज़ की कमी है, कौन से न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, द आंसर विल बी फॉस्फोरस। फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी के कारण उसके जो पत्ते होते हैं वो रेड और पर्पल कलर शो कर देते हैं। तो मेज़ हमारा कंप्लीट हो गया, वीट मेज़ कंप्लीट। अब आते हैं नेक्स्ट क्रॉप पे, दैट इज सोरगम। वेरी इंपॉर्टेंट, सोरगम को हम हिंदी में ज्वार बोलते हैं, ठीक है। एक हमारा होता है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन, एक चीज़ होती है हमारी सोरगम, एक होता है हमारा पर्ल मिलेट, ठीक है। और इनके जो अदर नेम होते हैं हिंदी के, उसमें बहुत कन्फ्यूजन होती थी, मेरे को तो बहुत होती थी। जैसे सोरगम को बोलते हैं ज्वार और पर्ल को बोलते हैं बाजरा, ठीक है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, क्रॉस कर देंगे, सोरगम को बाजरा समझ लेते हैं कन्फ्यूजन के कारण, और पर्ल को समझ लेते हैं ज्वार। तो उसको कैसे याद रखना है, देखो पर्ल जो है पी से स्टार्ट हो रहा है, पी को बी में बनाना ज़्यादा आसान है। तो पी होता है, पी को नीचे ऐसे लगा दो गोल तो ये बी बन जाएगा। तो पर्ल को बाजरा में काउंट करना है, तभी मुझे याद हो जाता है क्लियरली। और जिनको भी कन्फ्यूजन हो जाती है पर्ल और सोरगम में, उस तरह से याद कर सकते हैं कि पर्ल जो होता है, पर्ल स्टैंड्स फॉर बाजरा, और बचा हुआ जो ज्वार है वो तो सोरगम होगा। तो अभी हम बात करेंगे सोरगम यानी ज्वार के बारे में। इसका साइंटिफिक नेम बहुत सिंपल है, सोरगम बाइकॉलर। सोरगम क्रॉप को और क्या बोलते हैं, बिकॉज ये ड्राई एरियाज़ में अच्छे से सर्वाइव कर लेती है, इसलिए इसको कैमल क्रॉप के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, कैमल क्रॉप के नाम से कौन फेमस है, तो वो है सोरगम। ना देखिए अगर ज्वार दे दे तो डोंट बी कन्फ्यूज, क्योंकि सोरगम और ज्वार एक ही होती है, ठीक है। तो आंसर विल बी सोरगम या फिर ज्वार। सीड रेट पूछा गया, इसका सीड रेट कितना होना चाहिए, दैट इज़ 12 to 15
kg पर हेक्टेयर, कम सीड रेट रहता है इसका। हाइब्रिड वैरायटीज़ में पूछा जाता है कि पहली हाइब्रिड वैरायटी सॉर्गम की कौन सी है, तो इंपॉर्टेंट है, ये रिलीज़ होती है 1965 में। बात करें सॉर्गम की और पॉमलेट दोनों में 1965 के पास ही ये वैरायटीज़ रिलीज़ होंगी, हाइब्रिड वैरायटीज़। और उसकी पहली हाइब्रिड वैरायटी जो है सॉर्गम की दैट इज CSH1, वेरी इंपॉर्टेंट, CSH1 रिलीज़ हुई थी 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्कलॉइड कंटेंट प्रेजेंट इन सॉर्गम लीव्स। सॉर्गम की पत्तों में जो एल्कलॉइड प्रेजेंट है, सबसे पहले तो उसका नाम क्या होता है वो जानना है। एल्कलॉइड का नाम होता है HCN, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड बोलते हैं इसको प्रॉपरली, और फॉर्मूला है इसका HCN। इसको धुरिन भी बोलते हैं, धुरिन एल्कलॉइड, ठीक है। नेक्स्ट इज स्वीट सॉर्गम की वैरायटीज़ बतानी है, तो मीठी सॉर्गम की जो वैरायटीज़ हैं दैट इज़ इंपॉर्टेंट है, ये एक बार में याद नहीं होती हैं, बट इसको रिपीट करके अगर हम याद करें तो हमें एक दिन याद हो जाएंगी। RSSV 46, 53, 59, 84, 96, NSS 216, ठीक है। NSS तो आप याद कर सकते हो जो आप NSS करते हो, ठीक है, NCC NSS होता है ना, तो NSS के आगे 216 याद रखो, स्वीट सॉर्गम की वैरायटी है। नेक्स्ट पूछा गया है कि वैरायटी सुटेबल फॉर बोथ ग्रेन एंड फॉर द पर्पस। तो बेसिकली सॉर्गम का भी हम दोनों पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, खुद के खाने के लिए भी और अपने जानवर को खाने खिलाने के लिए भी। तो ग्रेन फॉर द पर्पस दोनों के लिए जो वैरायटी है दैट इज CSH13 CSV 15। तो ये हमारा सॉर्गम भी जो था कंप्लीट हो गया। सॉर्गम के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि इसका साइंटिफिक नेम, इसके अलावा यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे गिवन नहीं है, इसका क्रोमोसोम नंबर इम्पॉर्टेंट है। हमने से पहले कौन डिस्कस करा था, मेज़ डिस्कस करा था। राइस में तो हमने पढ़ लिया राइस का क्रोमोसोम कितना होता है। वेल राइस का क्रोमोसोम अगर यहाँ पे मेंशन नहीं था, यू कैन नोट डाउन 24 होता है। उसके बाद गेहूँ की बात करें तो गेहूँ में मैंने आपको सबके अलग अलग बता दिए हैं, डिप्लॉयड, टेट्राप्लॉयड, हेक्साप्लॉयड, लेकिन जो हम ज़्यादातर खाते हैं ट्रिटिकम एस्टिवम वो हमारा हेक्साप्लॉयड यानी 42 वाला है। और उसके बाद हमने देखा था ये क्रोमोसोम नंबर हैं सारे। उसके बाद हमने पढ़ा था मेज़, मक्के का क्रोमोसोम कितना होता है, मक्के का क्रोमोसोम होता है 20। और सॉर्गम की बात करें सॉर्गम का भी वही होता है मक्के की तरह 20, ठीक है। तो सॉर्गम मक्का दोनों ही हमारा 20 है, ठीक। क्रोमोसोम क्या है, दोनों के 20 हैं। अब बात करते हैं पॉमलेट की भी, सिंपल हैं, छोटे छोटे हैं एकदम, टू दी पॉइंट क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में दे रखे हैं यहाँ पे। अब पॉमलेट को बाजरा बोलते हैं, याद हो गया होगा सबको, पी को बी बना दो बाजरा, ठीक है। यहाँ पे अब उसका साइंटिफिक नेम देखते हैं। पॉमलेट का साइंटिफिक नेम क्या है, पॉमलेट का साइंटिफिक नेम होता है पेनिसेटम ग्लॉकम। पॉमलेट को क्या बोलते हैं, पॉमलेट को बोलते हैं बुलरश मिलेट, ठीक है। इतना ज़्यादा पॉमलेट से क्या बोलते हैं इसका नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ सॉर्गम को दूसरा नाम पूछा जा सकता है कि सॉर्गम को कैमल क्रॉप बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बुलरश मिलेट इतना नहीं फेमस नहीं है, इतना नहीं पूछा जाता। सीड रेट इंपॉर्टेंट है, 5 kg पर हेक्टेयर, कम होता है एज़ कम्पेयर टू सॉर्गम। इसकी पहली हाइब्रिड कब रिलीज़ हुई थी, फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ पॉमलेट, ये भी हमारा सॉर्गम की तरह सेम 1965 में हुई थी और इसका नाम है HB1। नेक्स्ट इज द नेक्स्ट पॉइंट इज हाइब्रिड वैरायटीज ऑफ पॉमलेट। तो पहली हाइब्रिड वैरायटी अगर पूछी जाती तो HB1 है, HB यानी बाजरा, ठीक है, HB1 तो पॉमलेट की सबसे पहली हाइब्रिड हो गई। लेकिन अगर दूसरी वैरायटीज़ पूछी जाए तो हाइब्रिड में तो HB1 से लेकर 5 तक, इसके अलावा पूसा 23, ये इंपॉर्टेंट है। दैन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फर्स्ट वैरायटी ये है। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया है द 80% ऑफ फॉस्फोरस इन बाजरा ग्रेन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। तो पॉमलेट यानी बाजरा में जो 80% फॉस्फोरस होता है वो ग्रेन्स में किस फॉर्म में स्टोर होता है, दैट इज इन फाइटेट फॉर्म। नेक्स्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ बाजरा सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट दैट इज इन यूपी। बेसिकली जो बाजरा ये हमारा मेजर क्रॉप्स में नहीं होता तो इसका प्रोडक्टिविटी ज़्यादा नहीं पूछा जाता, जो मेन राइस व्हीट हैं उनका ज़्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा जो बाजरा में जो पॉइंट यहाँ पे मिसिंग है वो आप नोट करो, जो यहाँ पे मिसिंग है, बहुत सारे पॉइंट इस बुक में मिसिंग हैं बट फिर भी हम इस बुक को कवर करेंगे और जो एक्स्ट्रा पॉइंट मुझे आपको लगेगा बताना है तो मैं आपको बताऊँगी साइड बाय साइड, यू कैन नोट डाउन। जैसे यहाँ पे इसका क्रोमोसोम नंबर मेंशन नहीं है तो उसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो कितना होता है, यू कैन नोट डाउन, दिस इज इट इज़ 14। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो होता है हमारा 14 होता है। उसके बाद यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है ये याद रखना कि जो बाजरा होता है, पॉमलेट होता है, इसमें प्रोटोगाइनी होती है। क्या होता है, प्रोटोगाइनी होती है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था मेज़ पढ़ा था हमने, मेज़ में क्या होता है, मेज़ में प्रोटोएंड्री होती है, यानी उसमें मेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाएगा फीमेल से। लेकिन जो पॉमलेट होता है, बाजरा होता है, उसमें प्रोटोगाइनी होती है, यानी फीमेल मैच्योर फर्स्ट। जो फीमेल होती हैं
जो फीमेल फ्लावर्स होते हैं, फीमेल पार्ट होता है प्लांट का, फीमेल पार्ट मेच्योर होगा पहले, मेच्योर फर्स्ट, आफ्टर दैट जो मेल पार्ट्स होते हैं वो बाद में मेच्योर होंगे। इस कंडीशन को बोलते हैं प्रोटोगाइनी, यानी फीमेल्स पहले मेच्योर हो जाएंगी मेल से, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोटोगाइनी। तो इसलिए इसमें भी क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। जैसे मेज में क्या था, मेज में पहले मेल मेच्योर होगी, बाद में फीमेल मेच्योर होगी, यानी पहले टेसल आएगा फिर सिल्क आएगी। तो वैसे ही यहाँ पे सॉर्गम में भी सॉरी नॉट सॉर्गम, ये है हमारा बाजरा, बाजरा में कंडीशन होती है। इसके अलावा बाजरा में एक बहुत फेमस चीज़ जो पूछी जाती है, वो पूछा जाता है कि फर्स्ट मेल स्टेराइल लाइन, पर मिलेट में सबसे पहली फर्स्ट मेल स्टेराइल लाइन का नाम क्या है, स्टेराइल लाइन। तो उस लाइन का नाम है हमारा टिफ्ट, TIFT, टिफ्ट 23A1, टिफ्ट 23A1, ये इंपॉर्टेंट है। पर मिनट में और ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जो मैंने आपको डिटेल बताई है, जैसे क्रोमोसोम 14 होता है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोटोगाइनी होती है यहाँ पे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पहली मेल स्टेराइल लाइन का नाम याद रखना। तो बाजरा की पर्मलेट की पहली मेल स्टेराइल लाइन का नाम है टिफ्ट 23A1। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं एडिशनल। उसके बाद जो पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है वो तो इंपॉर्टेंट ही हैं। अब आगे बढ़ते हैं बार्ले में। बार्ले का साइंटिफिक नेम देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले बार्ले का साइंटिफिक नेम जो बोटानिकल नेम है दैट इज़ हॉर्डियम, हॉर्डियम वुल्गेर होता है, ये पुराना नाम है शायद, डिस्टाइकोकम नहीं है इसका, हॉर्डियम वुल्गेर होता है, VULGARE, हॉर्डियम वुल्गेर। दैन इसका 6 रो बार्ले होते हैं। इसमें 2 टाइप के बार्ले होते हैं, 2 रो बार्ले, 6 रो बार्ले। मेनली हम जो इंडिया में कंज्यूम करते हैं वो ये होता है, हॉर्डियम वुल्गेर होता है, जो 6 रो बार्ले होता है। लेकिन इसका जो आपको साइंटिफिक नेम भी अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ये वुल्गेर ही याद रखना है, हॉर्डियम वुल्गेर। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे सीड रेट पूछा गया। इसका सीड रेट बहुत ज़्यादा होता है, दैट इज 75 to 80 kg पर हेक्टेयर। तो इट मेक श्योर कि आप क्या करें, अपनी नोटबुक्स में सीड रेट करके अलग से कॉलम बनाएं और वहाँ पे 1 by 1 सारे क्रॉप्स को मेंशन करके उनके सीड रेट इस तरह से यहाँ पे नोट डाउन करें कॉलम वाइज। बिकॉज अगर आप सारे सीड रेट्स कंबाइनली एक पेपर में लिखोगे एक साइड में, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। आप कंपेयर करके याद कर सकते हो किसका ज़्यादा है किसका कम है। देन आफ्टर दैट यहाँ पे पूछा गया क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन बार्ले। तो बार्ले में जो मेन क्रिटिकल स्टेज होती है वो कौन सी होती है, बार्ले की क्रिटिकल स्टेज होती है एक्टिव टिल्परिंग स्टेज, जो कि आती है 30 दिन के बाद, यानी 1 महीने के बाद, यानी 30 से 35 डेज आफ्टर सोइंग। तो ये यहाँ पे क्या होती है, इसकी क्रिटिकल स्टेज होती है इरीगेशन के लिए, ट्रिपलिंग स्टेज। देन नेक्स्ट इज पर्ल बार्ले सिचुएटेड फॉर, तो पर्ल बार्ले सूटेड फॉर किडनी डिसऑर्डर्स, जिनको किडनी डिसऑर्डर्स है उनको बार्ले खाना चाहिए। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये पॉइंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोलियर डिसीज रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ बार्ले। तो बार्ले की कौन सी वैरायटी है जो मोलियर डिसीज के लिए रेजिस्टेंट होती है। अब ये मोलियर डिसीज जो होती है, ये बीमारी बेसिकली होती है एक नीमाटोड से, नीमाटोड की वजह से होती है। और ये बीमारी जो होती है बार्ले, क्योंकि बार्ले एक ऐसा क्रॉप है, रबी सीजन का क्रॉप है, रबी क्रॉप है रबी सीज़न का, और गेहूं भी हमारा रबी सीज़न है, और ये दोनों में सिमिलैरिटी चलती रहती है। यानी जो गेहूं में होगा वो कुछ चीज़ें बार्ली में भी सिमिलर होती हैं। जैसे मोलियर डिसीज़ हमारी मेन जो क्रॉप है बार्ली, उसमें तो होती है, लेकिन बार्ले में भी होती है। तो गेहूं और बार्ले दोनों में हमारी मोलियर डिसीज़ की प्रॉब्लम होती है नीमाटोड की वजह से। तो यहाँ पूछा गया है कि बार्ले में नीमाटोड की वजह से जो मोलियर डिसीज़ लग जाती है उसका रेजिस्टेंट वैरायटी क्या है। उसकी रेजिस्टेंट वैरायटी RD2052, इंपॉर्टेंट वैरायटी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मेल्टिंग क्वालिटी हाई इन वैरायटी। बार्ले की कौन सी वैरायटी जिसमें मेल्टिंग क्वालिटी सबसे ज़्यादा हाई होती है, दैट इज़ रेखा। ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रासी वीड इन बार्ले फील्ड कैन बी इफेक्टिवली कंट्रोल बाय। तो जो ग्रासी वीड्स होते हैं, ग्रासी वीड्स जो होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं आइसोप्रोटोरॉन एंड 2,4-D। उसके बाद लास्ट वन इज द लुगरी इज़ अ फर्मेंटेड ड्रिंक डेवलप फ्रॉम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। लुगरी एक फर्मेंटेड ड्रिंक है जो किससे बनाई गई है, वो बार्ले से बनाई गई, लेकिन कौन से टाइप के बार्ले, दैट इज़ अ हल-लेस बार्ले ग्रेन। हल-लेस का मतलब कि जो छिलका रहित बार्ले होता है, बार्ले का अगर छिलका हटा दें हल-लेस हो जाएगा वो, उससे जो ड्रिंक प्रिपेयर करती है फर्मेंटेड ड्रिंक है बेसिकली। फर्मेंटेड का मतलब आप समझ के होंगे कि इसको एनरोबिक कंडीशन प्रोवाइड करी जाती है जहाँ बिल्कुल ऑक्सीजन ना पहुँचे, ठीक है। एनरोबिक कंडीशन में फर्मेंटेशन से ये ड्रिंक प्रिपेयर की जाती है, उसका नाम है लुगरी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे बार्ले के बारे में। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एडिशनल पॉइंट्स जो यहाँ पे नहीं दिए हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे बार्ले के बारे में, बार्ले का साइंटिफिक नेम
इसका साइंटिफिक नेम आपको हॉर्डियम वुल्गेर याद रखना है। वैसे तो 2 तरह के बारले होते हैं। बारले इज ऑफ 2 टाइप्स, एक होता है हमारा 2 रो बारले और एक होते हैं हमारा 6 रो बारले। ठीक है, 2 रो बारले में आता है हमारा, हम जो खाते हैं मेनली वो होता है 6 रो बारले, हॉर्डियम वुल्गेर। हम जो खाते हैं हॉर्डियम वुल्गेर ये 6 रो बारले में होता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा मोस्टली कल्टिवेट होता है हॉर्डियम वुल्गेर। जो 2 रो बारले होता है इसमें हमारे आते हैं हॉर्डियम इरेगुलरे और हॉर्डियम डिस्चाइकॉन। ये इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉमन नहीं है, इसलिए हमें इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़नी। हमको बस अपने जो हम खाते हैं यहाँ पे उससे मतलब है हॉर्डियम वुल्गेर याद रखना, और 6 रो बारले का एग्जाम्पल है वो ये याद रखना। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है बारले में जो यहाँ मिसिंग था वो था क्रोमोसोम नंबर। यस, क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे किसी का मेंशन नहीं है, तो आप नोट कर लो। बारले की सबसे पहले फैमिली आपकी वही होगी, पोएसी फैमिली है। क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर बारले का होता है, बारले में 2n क्रोमोसोम जो होता है 2n इक्वल्स टू 14 होता है। ठीक है, तो अगेन हम एक बार सब क्रोमोसोम नंबर रिवाइज करते हैं। जैसे राइस से शुरुआत करेंगे। राइस का कितना था, राइस का हमारा क्रोमोसोम था 24। दैन हमने पढ़ा वीट, वीट का कितना था, वीट का था 42। जस्ट इसका रिवर्स कर दो, 24 का उल्टा रिवर्स इंटरचेंज कर दिया हमने। दैन हमने पढ़ा था मक्का, मेज़, मेज़ का क्रोमोसोम, और हमने पढ़ा था सोरगम। सोरगम और मक्के का क्रोमोसोम एक ही होता है, कितना होता है 20 होता है, 20। दैन उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, सोरगम के बाद हमने पढ़ा बाजरा, बाजरा बोले तो क्या पमलेट। ठीक है, बाजरा यानी पमलेट, पमलेट पढ़ा। और उसके बाद पढ़ा हमने बारले। इन दोनों का सेम होता है, बाजरा बी फॉर बाजरा, बी फॉर बारले, बाजरा बारले 14 क्रोमोसोम नंबर हो गए। ठीक है, तो इनका ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो यहाँ पे मिसिंग थे, मैंने आपको बता दिए। होप सो आपने नोट डाउन कर लिए होंगे और ये वीडियो आपकी ये समझ में आ गया होगा, हेल्पफुल रही होगी, तो इसको एक लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो अच्छी लगी नहीं लगी। और बाकी जो ये चिकपी है और जितनी भी हमारी पल्स क्रॉप है इनको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो अब तक लिए इतना ही। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो में अगर आप अभी तक लाइक नहीं करें तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।